हमारा लेसन है आज नाटक। नाटक शब्द से ही हमको पता चलता है कि एक असहज असहज रूप, मतलब एक सहजत्व को छिपाते हुए खेलने वाला एक खेल को हम आम बात में नाटक भी बोलते हैं ना। आपको पता है हम क्या नाटक है, ये क्या नाटक चल रहा है, ऐसा पूछते हैं। मतलब लोगों की मनोरंजन के लिए जो खेल खेलते हैं उसको नाटक बोलते हैं। उस नाटक में दृश्य रहता है और उसके साथ साथ श्राव्य भी रहता है। सुन सकते हैं और देख सकते हैं, दोनों विधाएं होते हैं नाटक में। नाटक की प्रस्तावना के बारे में आए तो नाटक भी एक गद्य रूप है। गद्य रूप है, मगर क्या होता है कि काव्यों को नाटक के रूप में खेलते हैं। काव्य मतलब फिर पद्य रूप। इसमें नाटक में पद्य रूप में रहने वाले काव्यों को भी नाटक खेलते हैं और गद्य रूप नाटक भी होते हैं। फिर नाट्य भंगिमाओं से भी नाटक खेलते हैं। इस तरह का लोगों को मनोरंजन देने वाले दृश्य श्रव्य नाट्य रूप ही हमारा जो नाटक होते हैं। इस नाटक को देखते हुए जो नाटक को देखने वालों को क्या बोलते हैं हम? दर्शक बोलते हैं। सुनने वालों को पाठक बोलते हैं। मालूम है ना आपको? सुनने वालों को पाठक बोलते हैं, देखने वालों को दर्शक बोलते हैं। इस तरह का दर्शकों को नाटक रेडियो में भी हम सुन सकते हैं, टीवियों में नहीं तो डायरेक्टली हम नाटक के प्रदर्शन को देख सकते हैं। इस तरह का अनेक विधाओं से हम नाटकों को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। दृश्य श्रव्य मार्ग से हमारा जो नाटक होते हैं, प्रेक्षकों को मतलब दर्शकों को रसानुभूति में डुबा देते हैं नाटक। और दृश्य श्रव्य रमणीयता को ही हम नाटक बोलते हैं। फिर नाटक का अर्थ क्या होता है? नाटक भी विभिन्न विधाओं में होते हैं, అంటే రకరకాలుగా ఉంటాయి। नाट्य शास्त्र से नाटक का बहुत गहरा संबंध रहता है, क्योंकि पद्य नाटक बोलते हैं ना, చెల్లియో చెల్లకో తమకు చేసిన ఎగ్గులు ऐसा होते हैं ना कुछ पद्य खेलते समय। नाटकों में भी इस तरह का जो पद्यों को सुनने के लिए हमको मिलता है। मतलब नाट्य शास्त्र से नाटकों का एक गहरा संबंध भी रहता है। इसलिए नाट्य शास्त्र से संबंध नाटकों का होता है। और पद्य काव्य रूप में रहने वाले विषयों को भी, जो भी हो, पौराणिक हो, सामाजिक हो और चारित्रिक हो, इन सभी विधाओं में रहने वाले इन सभी कथाओं को नाटकों में प्रदर्शित करते हैं। फिर नाटक का अर्थ क्या होता है? नाटक का अर्थ क्या होता है? नट, नट मतलब एक्टिंग करने वाला है ना। नट धातु, धातु मतलब वस्तु, व्युत्पत्ति, जिसका अर्थ है सात्विक भावों का प्रदर्शन। पहले प्रथम रूप से नट का अर्थ होता है कि नट मतलब जो नटन करते हैं उसको नट बोलते हैं। नट का अर्थ होता है कि सात्विक भावनाओं को प्रदर्शन करने वाला विषय नट हो जाता है। जो नट करता है वह जो नटना करते हैं उसको नट बोलते हैं। सभी नटों को मिलकर नाटक बोलते हैं। फिर अनेक प्रकार के रूप होते हैं नाटक में। नाटक का अर्थ क्या होता है? फिर नए ढंग से नए विषयों को काल्पनिक भावनाओं से नाटक नहीं बनता। कभी कभी बनता है, काल्पनिक नाटक भी होते हैं, मगर
ज्यादातर मानव जीवन संबंधी विषयों को जो गुजरे हुए समझो, गुजरे हुए पौराणिक कथाओं को, चारित्रिक मतलब राजा रानियों के, उन दिनों में रहने वाले विषयों को लेकर नाटक लिखते थे और नाटकों को खेलते थे। इसलिए नाटक का संबंध मानव जीवन से रहता है, मानव जीवन से जुड़कर नाटक रहते हैं। जिस नाटक का प्रदर्शन करते हैं उसको रंगमंच बोलते हैं, स्टेज बोलते हैं ना हम। जो नाटक खेलते हैं उसको रंगमंच, स्टेज। रंगमंच शब्द याद नहीं रहने पर आप लोग स्टेज कहकर भी लिख सकते हैं, जहां नाटक खेलते हैं। नाटक करने वालों को మామూలుగా మనం అంటుంటాం కదా, हीरो हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री भी बोले जाते हैं। फिर अभिनीत नाटक का और एक अर्थ है अभिनीत। अभिनेता मतलब खेलने वाला, अभिनीत मतलब जो खेल मतलब नाटक। फिर नाटक कितनी विधाओं में होते हैं? दृश्य नाटक होते हैं, दृश्य श्राव्य नाटक भी होते हैं, मूक नाटक भी होते हैं। केवल अभिनय के द्वारा ही नाटक खेलते हैं। फिर विभिन्न अवस्थाओं का अनुकरण होता है इस नाटक में। रूपक का अर्ध रूप या आकृति का अनुकरण। वास्तव में आज नाटक जिस अर्ध में प्रचलित है उसमें दृश्य अवस्थाएं तथा रूप की अनुकृति होती है। नाटक रंगमंच पर अभिनीत होने के कारण यह दृश्य भी है तथा श्रव्य भी है। रेडियो में हम दूरवाणी में दूरवाणी में सुनने पर केवल दृश्य, केवल श्रवण ही हम पा सकते हैं, मगर अब हमारे सामने रंगमंच पर खेले तो दृश्य के साथ साथ, श्रवण के साथ साथ दृश्यों को भी हम देख सकते हैं। इस तरह का रूपक, एक रूपक को, एक आकृति को हमारे सामने अपने नटना से, अपने अभिनय से हमारे जो मनोल्लास करते हैं उसको नाटक कहते हैं। फिर नाटक की परिभाषा। नाटक की परिभाषा क्या है कि बाबू गुलाब राय जी ने कहते हैं कि नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों द्वारा एक चलते फिरते प्राण रूप में किया जाता है। सही है ना? डॉक्टर गुलाब राय जी ने क्या बोले हैं कि जीवन, एक मनुष्य का जीवन लेने पर बहुत सारे दिन होते हैं लिखने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, मगर उन सारे विषयों को एकत्रित करके थोड़े समय पर बताना, दृश्य और श्रवण के रूप में हमारे सामने प्रदर्शित करना नाटक होता है। जबकि घटी हुई घटनाओं को सजीव चित्रण करके हमारे सामने खेलना नाटक होता है। आ रहा है समझ में? और एक परिभाषा दिए हैं। कौन दिए हैं? और एक परिभाषा, प्रचलित परिभाषा क्या है कि विभिन्न विषयों को विभिन्न पात्रों से रंगमंच पर खेलने वाला नाटक होता है। ये दो परिभाषाएं हैं, एक बाबू गुलाब राय ने दिए हैं और एक परिभाषा क्या है कि विभिन्न विषयों को विभिन्न पात्रों के द्वारा स्टेज पर मतलब रंगमंच पर जो खेलते हैं उसको नाटक कहते हैं। మరి నాటక ఎలా పుట్టింది? भरत मुनि नामक नाट्य शास्त्राचार्य है। संस्कृत के प्राचीन काल में संस्कृत के नाट्य शास्त्राचार्य हैं थे, उनका नाम है भरत मुनि। भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिखे थे। नाट्य शास्त्र से ही नटना का जो उद्भव हुआ है, उस तरह का धीरे धीरे नाट्य शास्त्र जाकर जाकर परिणति हुआ है कि नाटक में परिणति हुआ है। प्राचीन काल में क्या है, बुर्र कथा, हरि कथा, जो बहुत सारे लोकगीत नाचते हुए, हरि कथा भी
नाचते हुए अपने गानों के द्वारा प्रदर्शन करते थे, पुराण गाथाओं को सुनाते थे और चारित्रिक राजाओं के बारे में, चारित्रिक घटनाओं के बारे में हमारे जो यहाँ गाँवों में नहीं तो शहरों में भी ये प्रदर्शन देते थे। इस तरह का नाट्य का नई रूप नाटक है। नाट्य के द्वारा ही भरतनाट्यम में देखो आप, कुचिपुड़ी में देखो, हर एक राज्य के लिए एक एक नाट्य की नाट्य रहते हैं ना। हमारे जो भारत की नाट्य है भरतनाट्यम, और तेलुगु वालों की जो नाट्य रूप है कुचिपुड़ी। इस तरह का अनेक प्रकार के नाट्यों के द्वारा नटना का उद्भव हुआ है, वही आगे चलकर नाटक के रूप संतरित किए हैं। और इसका जो उद्भव कहाँ से हुआ बोले मैं, भरत मुनि नाट्य शास्त्र से नाटक का जो उत्पत्ति शब्द उत्पन्न हो गया है, यूनान के अनुकरण पर मानते हैं कि, परंतु यह निराधार है। कुछ लोग बोलते हैं कि ग्रीक से यह नाटक आया बोलते हैं, मगर वह तो निराधार बात है। भारतीय नाटकों की अपनी मौलिक विशेषताएं हैं। नाटक मतलब कोई काल्पनिक नाटक नहीं है। हमारे भारत देश में तो काल्पनिक नाटक बहुत कम है। नाटक मतलब राजा अशोक चक्रवर्ती के बारे में, शिवाजी राजा के बारे में, मुगल चक्रवर्तियों के बारे में, और भगवान हिंदू भगवान पौराणिक गाथाएं, इस तरह का सबके सब एक निजी रूप से खेलते थे नाटक। मौलिक नाटक मतलब ओरिजिनल, मौलिक का अर्थ होता है कि ओरिजिनल। मना मना नाटक हिंदी में जो भारत में पहला जो नाटक है हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र नाटक, भगवान श्री राम के पूर्वज हरिश्चंद्र महाराज, जो सत्यवान बोलते हैं ना, सत्यवादिता का एक निदर्शन के रूप में हम इस राजा को लेते हैं, मानते हैं ना। सत्यवादिता का निदर्शन महाराजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र का नाटक खेलते थे। पहला नाटक भी मानते हैं इस हरिश्चंद्र नाटक को। समझ में आया? याद में रखिए, हमारा नाटक परंपरा का शुरू आरंभ हरिश्चंद्र नाटक से ही हुआ है। फिर आधुनिक में आकर अनेक प्रकार के जो नाटक आने लगे, जैसे कि कहानी भी नई रूप धारण किए हैं ना, काल्पनिक अय्यारे, तिलिस्म और पौराणिक चारित्रिक कथाओं के साथ साथ आधुनिक काल में परिवर्तन हो गए हैं ना, मनुष्यों के बारे में कहानियां लिखना, उपन्यास लिखना। उसी तरह का सेम सभी विधाओं को ले लो, प्राचीन काल से परिवर्तन आते 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 कहाँ तक रुक जाते हैं, मनुष्य के सामाजिक जीवन तक रुक जाते हैं। वह मन में रखनी चाहिए आप। फिर हरिश्चंद्र नाटक से शुरू होकर पद्य, पहले तो नाटक पद्य रूप धारण करते थे, पद्य रूप धारण से ही नाटक खेलते थे। जो नाटक देखने के लिए बैठे तो पद्य रूप में ही, गेय रूप में ही नाटक रहते थे, पूरे पद्य रहते थे उस नाटक में। आगे चलकर नाटकों में गद्य रूप धारण भी हुआ है। फिर हम बताते आ रहे हैं ना, गद्य पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र, आप हमेशा याद रखिए, गद्य पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ये भी नाटक की विधा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही हो गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के युग से कहानियों को ले लो, उपन्यास को ले लो, नाटक को ले लो, पूरे अंग्रेजी बंगाली भाषाओं में रहने वाले कहानियों को, उपन्यासों को, नाटकों को हिंदी में अनुदित करना शुरू किए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में। इस तरह का हमारे हिंदी में जो नाटक नहीं लिखने पर भी शुरुआत तो उन्हीं अंग्रेज नाटकों को अनुदित करना और जी बंगाली नाटकों को अनुदित करना प्रारंभ किए थे। फिर इस तरह का नाटक किन किन रचनाकारों के काल में कितने भागों में विभाजित किए हैं बोलने पर
इस नाटकों को 4 कालों में विभाजित किए हैं। पूरा एक ही ढेर सारे रखने पर कंफ्यूज हो जाते हैं हम, इसलिए इन नाटकों को విభాజిత్ किए हैं 4 కాలం में 4 భాగాలుగా విభజించారు. అన్నీ కలిపితే కలగాపులగంగా అయిపోతాయని 4 భాగాలు చేశారు. అంటే ఏ కాలంలో ఏ కవి ఫేమస్ గా ఉన్నారో ఆ లేఖకి యొక్క పేరుతోటి 4 కాలాలు పెట్టారన్నమాట. నాటకాలలో भारतेंदु युग అన్నారు, द्विवेदी युग बोले, प्रसाद युग बोले, प्रसादोत्तर युग बोले. भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समय में लिखने वाले नाटक के बारे में देखे तो సర్వశ్రేష్ఠ నాటకకార్ బోల్తే హే. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటి అంటే మనం ఎలాగైతే ఉపన్యాసకార్ దర్జనో उपन्यास लिखे थे ना, 300 कहानियां लिखे प्रेमचंद जी और दर्जनों उपन्यास लिखे, इसलिए ये दर्जनों उपन्यास जैसे प्रेमचंद लिखे हैं इसलिए इनको उपन्यास सम्राट बोले हैं ना, उसी तरह का भारतेंदु हरिश्चंद्र जी सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे. दर्जनों नाटक लिखे थे इन्होंने. इनके काल में अनेक प्रकार के जो रचनाकार का उद्भव हुआ है. इनके नई पीढ़ी के है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बोले तो 19वीं सदी के हैं. मतलब नई पीढ़ी, नए कवि बोल सकते हैं, नई विधा के लेखक हिंदी साहित्य में बोल सकते हैं. మన కొత్త యుగానికి आधुनिक काल के 4 कालों में विभाजित किए हैं ना हिंदी साहित्य के इतिहास को. कौन से कालों में विभाजित किए हैं? आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल. आधुनिक काल के प्रवर्तक गद्यकार हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी. गद्यकार बोले तो गद्य में तो अब जो हम पढ़ रहे हैं ना, कहानियां, उपन्यास, निबंध, नाटक, एकांकी, ये पूरा उनके अंतर्गत आते हैं. फिर आधुनिक काल में बोले तो राजाएं नहीं है, फिर पौराणिक गाथाएं नहीं है, अब तो चारित्रिक घटनाएं भी नहीं घट रहे हैं. पूरे कली काल का आरंभ हो गया है. पाप बढ़ रहा है, एक दूसरे पर शोषण हो रहा है, उच्च व्यक्ति उन्नति पा रहे हैं, निम्न व्यक्ति उसी तरह का निचले जीवन बिता रहे हैं. सब एक दूसरे को लूट रहे हैं. पूरा स्वार्थ बढ़ गया है, इसलिए समस्याएं भी बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली. इन विषयों को लेकर नाटक, सामाजिक नाटक का आविर्भाव हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी काल से. इसलिए सामाजिक विधाओं, समाज में रहने वाले अनेक विषयों को लेकर समाज में रहने वाले अनेक विषयों को लेकर नाटक का लिखना शुरू हो गया है हिंदी साहित्य इतिहास में. फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के युग में आने वाले जो कवि, लेखक, नाटककार कौन कौन है बोले तो श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, ये भी भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार हैं. ये सब भी समाज में चेतना लाने वाले नाटक लिखे थे. फिर बाद में द्विवेदी युग बोले थे. द्विवेदी युग में వస్తుతः నాటకం की ప్రగతి मतलब డెవలప్మెంట్. ఎంతసేపు ఒకే విషయం తీసుకొని కాకుండా अनेक प्रकार के विषयों को लेकर नाटक लिखना. मनोरंजन नाटक, जब तक नाटक बोले तो एक रंगमंच में दर्शक एकत्रित होकर बाहर जाने दो, सब लोग बैठकर मनोरंजन के लिए नाटक देखते थे. मनोरंजन रहता था भारतेंदु युग तक. मतलब द्विवेदी युग में आने पर मनोरंजन खत्म हो गया है. एक कौन किस तरह का जो प्रवृत्ति रहा है नाटक में, मतलब सात्विक महापुरुषों के बारे में. सात्विक महापुरुषों के बारे में बोले तो कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, इस तरह का महापुरुषों के नाटक खेलना शुरू हो गया है द्विवेदी युग में.
द्विवेदी युग के बाद और जयशंकर प्रसाद जी तो चारित्रिक नाटककार समझते हैं इनको। प्रसाद जी को हम एक मुख्य नाटककार के रूप में भी मानते हैं, क्योंकि इन्होंने भी दर्जनों नाटक लिखे थे, जैसे कि प्रेमचंद जी की तरह इन्होंने अनेक प्रकार के जो नाटक लिखे हैं, इनमें से हमको पौराणिक नाटक मिलते हैं और चारित्रिक नाटक भी मिलते हैं। जयशंकर प्रसाद जी जो लिखे हैं, हम अनुभूति करते हैं उन नाटकों को खेलते समय देखकर। जिस तरह का उपन्यासकार प्रेमचंद है, उस तरह का जयशंकर प्रसाद जी का नाम लेते हैं नाटकों में, क्योंकि ये भी दर्जनों नाटक लिखे। प्रसाद जी के बाद और कुछ नाटककार का आविर्भाव हुआ है। उनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, गोविंद बल्लभ पंत, मुंशी प्रेमचंद जी तो प्रेमचंद भी कुछ नाटक लिखे थे, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ नाटक लिखे थे। फिर प्रसाद जी के बाद, जयशंकर प्रसाद जी के बाद भी नाटक की रचना खत्म नहीं हुए, नाटक लिखने लगे। कौन कौन है ऐतिहासिक नाटक लिखने वालों में? हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जगदीश चंद्र माथुर, ये सब भी ऐतिहासिक नाटक लिखने वालों में प्रमुख हैं। फिर समस्या मूलक नाटक, एक समस्या को लेकर नाटक लिखने वाले भी इन आविर्भाव किन से प्रभावित हो गए? मतलब अंग्रेजी नाटककार बर्नार्ड शॉ से प्रभावित, इक्सन और बर्नार्ड शॉ से प्रभावित होकर समाज में समस्याओं को सुलझाव करने वाले नाटक का भी लिखना शुरू किए थे और उनका अनुदित भी किए थे, ट्रांसलेट भी किए थे बर्नार्ड शॉ इक्सन का नाटकों को। एवर फोन చేస్తున్నారు ఒకటే। इस तरह का, जिसमें प्रमुख है उपेंद्रनाथ अश्क, मतलब समस्या मूलक नाटकों को खेलने वाले उपेंद्रनाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास, इस तरह का इनमें समस्या मूलक नाटकों के लेखक हैं। फिर एंडिंग में हम बोलते थे ना, कहानी में भी और उपन्यास में भी, नाटक के तत्व क्या होते हैं? नाटक के मतलब, नाटक हमारे इच्छानुसार, एक नाटक एक संप्रदायबद्ध से लिखना चाहे तो उसका तत्व रहनी चाहिए उसमें। वस्तु, मतलब नाटक की वस्तु होनी चाहिए, पात्र किस तरह का होने हैं वो भी निर्धारण करनी चाहिए, पात्र एवं चरित्र, संवाद, देश काल वातावरण, भाषा शैली, ये पूरा प्रमाण देनी चाहिए। फिर नाटक के भेद, दो भेद हैं, रूपक अरूपक। मतलब इनके बारे में हम जब भी नहीं देख सके नाटक, मतलब नाटक खेलते समय हम आनंद लेते हैं, मगर इनमें तो 10 भेद हैं। रूपक में 10 भेद हैं, अरूपक में 18 भेद हैं। एक कैसे निर्धारित करते हैं कि उसमें कथा वस्तु क्या है, किस तरह का जो पात्र चित्रण होते हैं, वह किस तरह का अभिनय करते हैं, देशकालीन विषयों को लेकर अभिनय करते हैं, नहीं तो गद्य रूप में अभिनय करते हैं, पद्य रूप में अभिनय करते हैं, उसमें छंदोबद्ध व्याकरण रहता है कि नहीं, साधारण रूप से रहते हैं, उसको भाषा को लेते हैं, विषय वस्तु को लेते हैं। इन सभी विषयों को देखकर हम इनका रूपक अरूपक में भेद बताए हैं। रूपक में 10 भेद होते हैं। रूपक, नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहामृग, अंकविधि और प्रहसन, इन सारे प्रकार के नाटक होते हैं, जैसे खेलने के विधा को देखकर। और अरूपक में 18 भेद हैं। नाटिका के बारे में हमको पता है, मतलब छोटी निडवी में होती है नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, देखो इधर 4-10 लोग बैठकर बात करने का भी एक नाम है गोष्ठी बोल के, ये भी
अरूपक नाटक के अंतर्गत आती है। देखिए, सट्ठक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, प्रेक्षणा, रासत, संलापक, श्रीगदित, शिंपक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, इल्लीशा और भणिका। इतने सारे नाटक के रूप होते हैं, नाटक के भेद होते हैं। उस तरह का नाटक लिखना भी उतना आसान नहीं है। इन सभी विषयों को देखकर हम वह नाटिका है या नाटक है, न तो प्रकरण है, भान है, व्यायोग है, इस तरह का नाम देते हैं। देखिए, नाटक के बारे में इतना सारे विषय। जयशंकर प्रसाद जी के अजात शत्रु प्रमुख नाटक रूप है। इस तरह का नाटक के बारे में हमारा आज का पाठ संक्षिप्त रूप से, संक्षिप्त नहीं, सारांश रूप से ही आपको पढ़ाई थी मैं।